आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 5 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सिटी में 12 मंजिला टावर मलबे में तब्दील, इसराइल का बड़ा ऑपरेशन शुरू। फलस्तीनियों ने दिखाया जज्बा, इसराइली कहर के जवाब में कहा हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंग के 700 दिन पूरे, हमास ने जारी किया कार में घूमते होस्टेजेस का वीडियो। ईरान और कतर के रिश्तों में आया सुधार, दोहा में हुई असरदार बैठक। और यमन के हुथीज का गिरफ्तारी ऑपरेशन, यूएन और मददगारों में बैठा खौफ। इन तमाम हेडलाइंस के अलावा भी कई और अहम खबरें हैं इस वीडियो में। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। गजा सिटी में इसराइल का लार्ज लेवल का कहर शुरू हो चुका है। एक 12 मंजिला टावर आज ढहा दिया गया और ऊंची इमारतों पर हमले की धमकी भी दी गई। गजा सिटी में इसराइल की फौज ने अपने नए ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए एक 12 मंजिला रिहायशी टावर, मुश्ता टावर के नाम से जो मशहूर था, उसको मलबे में तब्दील कर दिया। ये इलाका पहले से ही हज़ारों बेघर लोगों का सहारा बना हुआ था। इलाके की हकीकत को ज़रा समझिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुश्ता टावर जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। नज़दीक ही कतायबा कैंप है जहाँ लाखों लोग पहले से तंबुओं में रह रहे हैं। पास की अल अजहर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी अब पनाहगाह बनी हुई है। पूरा वेस्ट गजा इलाका तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बेघर लोगों को समेटे हुए है। मकामी लोगों का कहना है कि इस इमारत में न कोई फ़ौजी ठिकाना था, न कोई हथियार। हर मंजिल खुली और साफ़ थी। ये सिर्फ बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह थी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इसराइल का बयान सुनिए, वो क्या कह रहा है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि अब गजा के लिए जहन्नुम का दरवाज़ा खुल चुका है और ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास हमारी शर्तें यानी कि होस्टेजेस की रिहाई और सरेंडर नहीं कर देता, वरना उसे मिटा दिया जाएगा। गजा के लोग सदमे में हैं। आज एक बार फिर बेकसूर शहरी, बच्चे और औरतें इसराइल की जंग का निशाना बने। हाँ, आईडीएफ ने जो कहा वो सुन लीजिए कि ये टावर हमास की पनाहगाह था। हमास इसमें ऊपर भी रह रहा था और ज़मीन के नीचे भी। और कमाल की बात यह है कि आईडीएफ ने पहले वार्निंग दी और थोड़ी देर में ये टावर गिरा दिया। अगर हमास रह रहा था अंदर तो वार्निंग क्यों दे रहे थे? आम लोग रह रहे थे, ये बताया गया। सवाल ये उठ रहे हैं आईडीएफ पर। हमास कभी सुरंगों में रहता है बताया जाता है, तो कभी कह दिया जाता है कि बिल्डिंग में ऊपर रह रहा है। हकीकत ये बताई जा रही है कि ये सिर्फ बेघर लोगों का आसरा बना हुआ था। अब सुनिए ईमान की ताकत और जज्बे की दास्तान। गजा सिटी में मुश्ता टावर के मलबे में बदलने के बाद एक फ़लस्तीनी शहरी के अल्फाज गूंज उठे। वो कहता है कि हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे और यहीं अपने तंबुओं में गजा की ज़मीन पर मरेंगे। बमों, धूल और राख के बीच ये आवाज़ किसी नाराज़गी की नहीं बल्कि अपने वतन से मोहब्बत और ईमान की मजबूत गवाही है। गजा के लोग कह रहे हैं घर ढह सकते हैं, इमारतें मिट सकती हैं, लेकिन जज्बा और यकीन मिटाया नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं ना इस शख्स की आवाज़। अब फिर से उस वीडियो को देख लीजिए, साथ ही साथ जिसमें उस 12 मंजिला टावर को ढाया गया है। ये सब लोग वही रहते थे जो आप चिल्ला रहे हैं। और कहा गया इन सब की तरफ से, क्या आप इमारतों को मिटाकर ये सोचते हैं कि फ़लस्तीनियों की हस्ती को मिटा देंगे? तो इस मुगालते से बाहर आ जाइए। ये गजा के आम लोग हैं। गजा में इसराइली जंग के 700 दिन पूरे हो चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गए और गजा पर इसराइल का कहर थमता नहीं दिख रहा। हर रोज़ बम, हर रोज़ लाशें, हर रोज़ बर्बादी। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब तक ऑफिशियली 64,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,61,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कम से कम 9,000 लोग अब भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। सैकड़ों हज़ार लोग बेघर हो चुके हैं। पूरी की पूरी बस्तियाँ मिट्टी में मिला दी गईं और अकाल की हालत ये है कि गजा अब इंसानी भुखमरी के सबसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें साफ कह रही हैं इसराइल का कहर मासूमों पर टूटा है और गजा एक पूरे कौमी कब्रिस्तान में बदलता जा रहा है। अमेरिका की फ़ौज ने अपने ही 2 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो गजा की नस्ल कुशी का मुद्दा उठा रहे थे। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक अमेरिका की इसराइल परस्त पॉलिसी और गजा में जारी कत्लेआम पर एतराज़ जताना अमेरिकी फ़ौजियों को भारी पड़ गया। अमेरिकी मिलिट्री ने अपने ही 2 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसराइल की हिमायत और गजा के जेनोसाइड में अमेरिकी हिस्सेदारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। देख रहे हैं आप किस तरीके से
इन लोगों को, गज़ा के लिए आवाज़ उठाने वालों को घसीट कर ले जाया जा रहा है, वो भी वर्दी में। हमास के फौजी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इसराइली कैदी यानी इसराइली होस्टेजेस गज़ा सिटी की तबाह इमारतों के मलबे के बीच से गुजरती एक गाड़ी में नज़र आ रहे हैं। वीडियो में एक होस्टेज ने बताया कि नेतन्याहू की हुकूमत के बेतहाशा कत्लेआम ने कैसी भयानक तकलीफ़ पहुंचाई है। उसका कहना था कि पहले हमें लगा हम हमास के कैदी हैं, लेकिन असल में हम नेतन्याहू और उसके इंतहाई कट्टरपंथी वज़ीर बेन-गुविर और स्मोट्रिच के कैदी हैं। ये पैगाम साफ इशारा करता है कि हमास इन कैदियों को गज़ा सिटी से बाहर शिफ्ट नहीं करेगा, जबकि इसराइल ने पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी दी है। यानी कैदियों की ज़िंदगी अब इस बात पर टिकी है कि इसराइली फ़ौज गज़ा सिटी में कितना अंदर तक धावा बोलती है। वहीं इसराइल की तरफ से इस वीडियो को हमास का प्रोपेगेंडा बताया गया और कहा गया कि पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट इन होस्टेजेस से पढ़वाई गई ताकि इसराइल के अंदर लोगों और हुकूमत के बीच फूट पड़ सके। दोहा में हुई बैठक के बाद ईरान ने साफ किया है कि कोई गलत फहमी अब हमारे बीच नहीं रही है। ईरान और कतर फिर से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि कतर के लीडर्स के साथ उनकी हालिया बैठक बहुत फ़ायदेमंद और बहुत संजीदा रही। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के बीच हाल के टेंशन्स के बाद रिश्ते सुधारने में कामयाबी हासिल हुई है। अब्बास अराक्ची ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। ये बैठक ईरान के 23 जून के मिसाइल हमले के बाद हुई, जिसमें अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया था। ये अमेरिका का वहाँ अड्डा है, एयरबेस। अराक्ची ने कहा, इस बैठक में मैंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम कतर के अमीर तक पहुँचाया। ये मुलाकात बहुत अहम और बहुत असरदार रही। यमन में हुथीज़ की तरफ से शुरू हुई गिरफ्तारी की लहर ने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल मदद करने वालों में डर पैदा कर दिया है। हुथीज़ के इलाकों में काम करने वाले कम से कम 18 यूएन वर्कर्स को हाल के हफ्तों में गिरफ्तार किया गया था। मदद करने वाले लोगों का कहना है कि ये ऑपरेशन डर का माहौल बना रहा है। यूनिसेफ ने वार्न किया है कि भूख और सिक्योरिटी क्राइसिस का ख़तरा बहुत बढ़ गया है। डिस्प्लेसमेंट होने और रोज़गार ख़त्म होने से 12.5 मिलियन से ज़्यादा लोग हुथीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों में मदद के लिए तरस रहे हैं। कुछ मददगारों ने अशरक अल अफसद को बताया कि अब उनके सामने मुश्किल फ़ैसला है, या तो हुथीज़ के इलाकों को छोड़कर भाग जाएं और अपना काम और आमदनी खो दें, या फिर वहीं रहें और हमेशा गिरफ्तारी के डर में जीते रहें। दरअसल हुथीज़ की तरफ से एक ऑपरेशन चलाकर यूएन के जिन वर्कर्स को पकड़ा गया, उनके बारे में खबर यह आई कि वो लोग हुथीज़ के दुश्मनों के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये हुथीज़ का इल्ज़ाम है, इसकी जांच भी वही करेंगे। अब कुछ हेडलाइंस जल्दी। 5 लेबनीज़ मिनिस्टर्स क्विट गवर्नमेंट सेशन ऑन आर्म्स मोनोपोली। जो हथियारों को लेकर लेबनान की गवर्नमेंट चाह रही है, जो उनका मंसूबा है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार ना रहें, सिर्फ स्टेट की पुलिस और आर्मी के पास हथियार हों, जैसा हर ममालिक में होता है वैसे लेबनान में होना चाहिए, उनका कहना है। लेकिन हिजबुल्लाह एक आर्म्ड मूवमेंट है, हथियारबंद मूवमेंट है, लेकिन उसके लेबनान की हुकूमत में मेंबर्स भी हैं। तो उन्हीं मेंबर्स में से 5 लेबनीज़ मिनिस्टर हैं जो हिजबुल्लाह के बेहद करीब हैं, वो इस मीटिंग को छोड़कर चले गए, जिसमें हथियारों की मोनोपोली या हथियारों पर एकाधिकार या अख्तियार की चर्चा होनी थी। जो मिनिस्टर्स इस मीटिंग से गए उनमें हिजबुल्लाह के 4 और अमल मूवमेंट के मिनिस्टर्स थे, हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के, और इसमें एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी थे, फादी मक्की। तो एक आज़ाद और 4 अमल मूवमेंट और हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर्स ने बैठक छोड़ दी। यानी लेबनानी हुकूमत और हिजबुल्लाह के बीच रिफ्ट जो है और गहरा रही है। तुर्की ने एसडीएफ को वार्निंग दी है कि अगर उसने सीरिया की आर्मी और सीरिया की हुकूमत को ज्वाइन करने वाली डील को नहीं माना जो मार्च में तय हो गई थी, तो फिर हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसडीएफ को तुर्की एक दहशतगर्द तंजीम मानता है, लेकिन नए सीरिया में अहमद अल-शरा के सीरिया में उसे गवर्नमेंट में आने का दावतनामा मिला, लेकिन अब तक उसने ये कहकर गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की है कि भाई बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, बड़ा भेदभाव है और हम कुर्द हैं इसलिए हमें थोड़ा सा कमतर किया जा रहा है।
तो उन्होंने कहा कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ ने, तुर्की कह रहा है कि ये सब बहानेबाजियां हैं, आपको हुकूमत और आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, एक मुल्क में एक ही हुकूमत एक ही फोर्स रहेगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास ऐसी फोर्स है जिसका इस्तेमाल हम आपके खिलाफ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप नाम बदलने वाली मुहिम पर काम कर रहे हैं, लगता है हमारे यहाँ वालों जैसा कोई शौक लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत जल्दी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम देने वाले हैं। अब देखिए कितना सूट करता है अमेरिका को। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, तेरी मेरी इसकी उसकी पता नहीं किस किस की लड़ाई में हर वक्त कूदता रहता है। डेमोक्रेसी लाने के नाम पर कभी कभी वहाँ पर तबाही भी आ जाती है। हर वक्त जंग में अमेरिका रहता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ज़्यादा सूट करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह पर। ये जल्द हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। वेनेजुएला के फाइटर जेट्स जो हैं वो अमेरिका की नेवी के जहाज़ों के करीब से उड़े, क्योंकि टेंशन्स बहुत बढ़ रही हैं। तो वेनेजुएला ने भी अपनी ताकत दिखाई कि तुम हमारे फाइटर जेट्स की जद में हो, और एक तरीके से ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दुश्मन को पहले डराना या अपनी ताकत दिखाना। असल में अमेरिका की नेवी ने वेनेजुएला के साहिलों के आसपास जहाज़ों को, अपनी नेवी को तैनात कर दिया अमेरिका ने, और उनका ये कहना है कि हम जो ड्रग कार्टेल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, जो नशे का कारोबार है उस पर चोट करनी है हमें। अभी बोट को उन्होंने निशाना भी बनाया था, एक जो ड्रग्स ले जा रही थी, कहा गया। इसी बीच वेनेजुएला का कहना है कि ये सिर्फ हमसे ग़ुलामी करवाना चाहते हैं, नशे का तो बस नाम है, और हम भी इनसे पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ऑफ़र दिया है कि आओ, अगर तुम अमन मुआहदे पर बात करना चाहते हो और तुम बार बार कह रहे हो कि मैं पुतिन से मिलना चाहता हूँ, तो आओ मॉस्को, तुम्हारा खैर मकदम है, और तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी की गारंटी मेरी है लाला। अगर आ गए तुम मॉस्को तो तुम्हें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम जैसे सलामत आओगे वैसे सलामत जाओगे। अब देखते हैं कि इस पर ज़ेलेंस्की क्या जवाब देते हैं। यूनाइटेड नेशन के मिशन ने कहा है कि सूडान में जो बागी ग्रुप है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम में शामिल है। जो कुछ भी अल-फाशिर में वो कर रहा है वो दरअसल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और इसको लेकर उसके ऊपर आगे मुकदमे भी चल सकते हैं। फ़िलहाल सूडान में खाना जंगी का माहौल है, एज़ ऑल ऑफ यू नो दैट कि क्या चल रहा है वहाँ 2 साल से। Mpox no longer an international health emergency, says WHO चीफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि एमपॉक्स नाम की बीमारी अब कोई भी इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गई है, यानी कि इसका असर कमज़ोर हो गया है। इसमें आपको पता है मवाद वाले छाले पड़ जाते थे, और छूने से भी ये जो है बीमारी फैलती थी, एक वायरल की तरह फैलती थी। अब इसे कह दिया गया है कि अब ये इतनी ख़तरे वाली बात नहीं रह गई है। आज होस्टेजेस की फैमिली, इसराइली होस्टेजेस की फैमिली आज जंग के 700 दिन पूरे होने पर एक बड़ी रैली निकाल सकती हैं इसराइल में, तेल अवीव में, और उन सब का मुतालबा यही है, और होगा भी, कि हमास के साथ सीज़ फायर करके तमाम होस्टेजेस को वापस लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।